है, और वो लगा हुआ फूल जो पौधे पर होता है अच्छा भी लगता है, तोड़ने के बाद मुरझा ही जाएगा। तो बच्चों इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम ए कैट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज ए कॉन्टेमिनेंट विद इम्प्रूव्ड वेट। अब ये भी समझ लो बच्चों, दो बातें होती हैं यहाँ। कॉन्टेमिनेशन वर्ड आया हुआ है और एक पोल्यूटेंट वर्ड होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कॉन्टेमिनेंट जो वर्ड है, यानी जब कोई लिविंग स्पीसीज खास तौर पर एयर क्वालिटी को, वाटर क्वालिटी को, सॉइल क्वालिटी को, या किसी बॉडी के अंदर भी इंपेयरमेंट करके लेकर आता है, तो उसको हम कॉन्टेमिनेंट बोलते हैं। और अगर ये काम किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हो तो उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। ये अंतर होता है बच्चों। तो पार्थेनियम क्योंकि एक लिविंग स्पीसीज है, ग्रास, कैट ग्रास आपने देखा होगा, इसकी पहचान मैं आपको करा सकता था। जब भी आप कभी विजिट करने जाएं तो आप देखोगे कि कुछ बहुत छोटे इस तरह के फ्लावर लगे होते हैं, बहुत छोटे, एक ही टहनी पर इस तरह के बहुत सारे फ्लावर्स आपको मिलेंगे, इन्फोर्सेंट टाइप जैसे, यूँ करके छोटे से, और उसका लीफ कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, उसका लीफ कुछ इस तरह का दिखाई देता है ऐसे। तो ये कांग्रेस घास इसको हम बोलते हैं। आपने ऑब्जर्व करके देखोगे बच्चों, इस तरह का कुछ डिजाइन इसका देखने को आपको मिलता है, ठीक है। इस तरह का लीफ इसका कटिंग में होता है ऐसे ऐसे। तो ये लगभग ऐसे ऑब्जर्वेशन में आता है। मैं सही तो नहीं बना पा रहा हूँ, पर आप एक्चुअल में जब देखेंगे तो कैट ग्रास को आप नेट वगैरह का इस्तेमाल करके, सहायता करके देख सकते हैं। तो बच्चों दूसरा हमारे पास क्या है, तो ये कैट ग्रास जो है, एक्चुअल में हम जब वीट इंपोर्ट करते थे बच्चों, हमारे यहाँ पे देखो जो हरित क्रांति आई उससे बहुत पहले हमें वीट बाहर से, रसिया वगैरह से खरीदना पड़ता था। तो बाहर से जब इंपोर्ट हम करते थे, एक्सपोर्ट तो अब हम एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, बाहर की तरफ भेजते हैं। अब क्या, पहले हम लेते थे तो वहाँ उनके साथ वहाँ भी कुछ सीड फॉर्मेशन में या कैट ग्रास वहाँ पे आया होगा वो, क्योंकि ये एक्जोटिक स्पीसीज है। अब ये कैट ग्रास जो है वो भारत आया होगा और वहाँ अब हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस। और ये यूबिक्यूटस का मतलब होता है कि एवरीवेयर, यानी हर जगह मौजूद होना। तो हर जगह ये मौजूद होता है, फैल गया है वहाँ से। एंड कोज पोलन एलर्जी, और यहाँ तक कि बच्चों ये पोलन से एलर्जी भी होने लगी है। तो ये आप समझ लीजिए कि खास तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि जी पोलन ग्रेन जो होते हैं उनका, यानी उनका ड्रॉबैक क्या है, अगर पोलन ग्रेन को हम समझें तो पोलन का ड्रॉबैक की अगर यहाँ बात आए तो बच्चों आप बताइए कि इनसे एलर्जी हो सकती है। और उसके लिए पार्थेनियम यानी बच्चों कैरेट ग्रास जो है, गाजर घास जिसको बोलते हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। इससे यानी ब्रोंकाइटिस जैसी और यहाँ अस्थमा जैसी बीमारियाँ खासतौर पर ऑब्जर्वेशन में आई हैं। कुछ लोगों को बहुत ही सेवियर कंडीशन में ये एलर्जी हो जाती है बच्चों। तो आप ये समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास इसमें समझने के लिए वो आगे क्या है, लेकिन जहाँ एक पहलू ये होता है बच्चों कि पोलन ग्रेन जो है वो, उसके कुछ ड्रॉबैक हैं, तो कुछ पॉजिटिवनेस भी देखने को मिलती है। अब अगर आप यहाँ समझें बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से देखिए, तो पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कि पोलन ग्रेन में बहुत सारे पोषक तत्वों की संख्या आप देखने को आपको मिलती है। और इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर। और आजकल आप देखिए बच्चों, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आप देखें तो इसमें आजकल लोग जो है बी पोलन के नाम से टैबलेट और सिरप वगैरह मंगा रहे हैं लोग। ये बच्चों की हाइट के लिए काम करता है, ये फलां करता है, इस तरह से आप देखें तो इनका चलन सा बढ़ गया है बच्चों आजकल। लेकिन बच्चों इनसे कुछ एलर्जी जैसे होती है, सप्लीमेंट का बॉडी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रेस्क्रिप्शन में होना चाहिए, डॉक्टर लिख के दे, बताए, तभी इसकी जांच पड़ताल हो, तभी इसका यूज़ किया जाए। ऐसे ही ऐड देखकर या किसी सुने सुनाई बातों पर यकीन ना करें। और तो बच्चों यहाँ पर इट हैज़ बिकम ए फैशन इन द रिसेंट ईयर यूज पोलन ग्रेन एज फूड सप्लीमेंट, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। तो उसको भी लोगों ने कुछ पिछले सालों में एक फैशन के तौर पर एक चलन बन गया है कि वो टैबलेट के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में उनका यूज़ करने लगे हैं। अब ये फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, देखिए, हम अपने दैनिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जैसे कोई एथलीट है या बच्चे कोई मान लो जैसे खिलाड़ी होता है, कोई एथलीट होते हैं, तो वो इसके लिए यूज़ करते हैं। इसी में वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो हमारे पश्चिमी देश हैं खास तौर पर, लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप।
तो वो यहाँ वेस्टर्न कल्चर जो है उसमें वहीं से हमने भी अपना लिया है कुछ लोगों ने इसको, ये ठीक नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म, तो वो टैबलेट और सिरप के रूप में, सिरप क्या होता है, जैसे हम किसी का पेस्ट सॉल्यूशन बना देते हैं, घोल बना देते हैं, तो टैबलेट सिरप के रूप में उनका यूज़ किया जा रहा है आजकल, जो मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में मौजूद है इस तरह की चीज़ें। तो पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, ये मैं भी आपको बता रहा था, खास तौर पर एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और रेस हॉर्सेस के लिए भी यूज किया जा सकता है इसका। तो यहाँ आप एप्लीकेड के रूप में इसको देख पा रहे हैं, बी पोलन प्रोडक्ट के रूप में ये बी पोलन है ना, इस तरह से आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, सिरप्स आते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो ये पॉजिटिवनेस भी मान लो कि न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू अच्छी होती है, तो फिर भी मैं यही कहूँगा बच्चों कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से इसका यूज किया जाए, अपनी तरफ से यूज ना किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वंस दे आर शेड, अब जब पोलन ग्रेन मैच्योर होकर शेड ऑफ होकर गिरते हैं तो पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, तो उनको स्टिग्मा पर डिपॉजिट होना होता है। मैंने शुरू में ही बताने का प्रयास किया था बच्चों, ध्यान से देखिए कि ये मैच्योर जब हो जाएगा या तो ये 2 सेल स्टेज में होगा या ये 3 सेल स्टेज में होगा। तो कोई सी 3 सेल स्टेज में होगा तब ये डिपॉजिट होना है इसको स्टिग्मा के ऊपर। ये मेन एम है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर डिपॉजिट होना ही ये मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी पौधे के अंदर, पौधे के लिए। उससे पहले बच्चों इसकी वायबिलिटी कितनी है, यानी ये वहां पर जाके जर्मिनेट होगा भी या नहीं। जैसे मान लो कि कोई उसका एक टाइम पीरियड होता है जो उसमें उसके अंदर वो वायबल रहता है, जिंदा रहता है, हमेशा कह सकते हैं। इफ वी दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में या स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने से पहले पोलन ग्रेन जो होता है उसकी वायबिलिटी जो है, क्या उसने खो ना दी हो, इसकी ध्यान रखते हैं, इसका पता करते हैं। वंस दे आर शेडेड, तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन यानी रिटेन वायबिलिटी, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले या स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने से पहले जब वो उसके ऊपर पहुंचता है, सेड होता है यानी मैच्योर होकर उसमें, तो फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो कितने दिन तक जीवित रहता है, जिंदा रहता है या फर्टिलाइज कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो वायबिलिटी जो होती है वो कितनी हो सकती है, इसका एक क्वेश्चन इन्होंने राइज किया हुआ है, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पीरियड है फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन्स वाइबल इज हाईली वेरिएबल, कहने का मतलब है कि जिस समय तक, जिस पीरियड तक, जिस काल तक वो पोलन ग्रेन वाइबल रहता है यानी वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो सकता है, ये अलग अलग टाइम पीरियड इनका होता है, वेरिएबल होता है, यानी किसी में कम किसी में ज़्यादा। और ख़ास तौर पर ये एक्सटेंड डिपेंड ऑन इट्स प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो टू सम एक्सटेंड, कहीं हद तक ये वहाँ पर मौजूद टेम्परेचर जहाँ उसको स्टोर किया गया है या जहाँ पर वो मौजूद है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी वायबिलिटी क्या रहेगी। जैसे कि अगर हम सेल्स की बात करें तो आपके राइस हैं, गेहूँ है, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लगभग 30 मिनट के अंदर ही अपनी वायबिलिटी खो देते हैं। पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज, तो जैसे ही वो पौधे से रिलीज होते हैं उसके लगभग आधे घंटे के बाद, 30 मिनट्स के बाद वो अपनी वायबिलिटी खो देते हैं। लेकिन कुछ मेंबर जो जैसे खासतौर पर रोजेसी फैमिली है, गुलाब वगैरह इसमें आते हैं, लेग्यूमिनेसी है जिसमें फलीदार पौधे अपने आते हैं, दालें वगैरह आती हैं, सोलेनेसी फैमिली है जिसमें आपके ये टमाटर वगैरह, बैंगन या आलू वगैरह आते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास इस तरह की जो फैमिलीज हैं खास तौर पर, उस फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो उनके मेंबर जो होते हैं और उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी वायबिलिटी कई महीनों तक हो सकती है, मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ। तो बच्चों ये कई महीनों तक अपनी वायबिलिटी नहीं खोते हैं, ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसके अलावा You may have heard the storing semen sperm of many animals including humans for artificial insemination। तो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, यानी सिरिंज के जरिए सेमन को मादा यानी यूटेरस के अंदर डिपॉजिट कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए, और इसके बारे में सुना भी होगा, जैसे कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, तो ह्यूमन के यहाँ तक कि एनिमल्स के स्पर्म को स्टोर किया जाता है, सेमन को। उसी तरह से बच्चों पोलन ग्रेन को भी
स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक, कई सालों तक भी स्टोर किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने एक वर्ड आपको शुरू में बताया था, एक वर्ड हम बात कर रहे थे शुरू में ही, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर, इतने कम तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उनको स्टोर किया जा सकता है। सच स्टोर पोलन कैन बी यूज एज पोलन बैंक्स। तो इनका लंबे समय तक स्टोर करने के बाद जब चाहो उन पोलन बैंक के अंदर स्टोर करके इनका यूज किया जा सकता है बाद में। सिमिलर टू सीड बैंक, जैसे कि सीड बैंक में स्पर्म को स्टोर किया जाता है, और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसका यूज होता है। जब हम चाहें तो इनको सुपीरियर क्वालिटी की खास तौर पर पोलन ग्रेन्स को या स्पर्म को, सेमन को स्टोर डिपोजिट किया जाता है। तो -96 196 डिग्री सेल्सियस इतना कम लिक्विड तापमान, ये तापमान इतना कम है बच्चों कि जहाँ पर उनको स्टोर करना, यानी इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिस जो वर्ड हम यूज करेंगे वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं, यानी एज इट स्टेज में, यहाँ तक कि इतने कम तापमान पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री या उनका डिपोजिशन होना भी या उनके द्वारा डिग्रेडेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा वर्ड आप, क्रायो प्रिजर्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा और प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रोसेक। जैसे पहले आपने पढ़ा था वहाँ पर मेगास्पोरेंजियम की जगह पर माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, और एम्ब्रोसेक की जगह आप पोलन ग्रेन पढ़ रहे थे, और ऐसे ही ये पिस्टिल जो वर्ड आया है वहाँ स्टेमन पढ़ रहे थे। तो वो तो मेल पार्ट था। अब हम जब बात कर रहे हैं तो वो हम यानी फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो दो पार्ट बताए थे जो एसेंशियल थे फ्लावर में, एक था एंडोसियम और एक था गाइनोसियम। तो जो गाइनोसियम पार्ट होता है फीमेल पार्ट का, फ्लावर का, वो उसमें एक सिंगल पिस्टिल होता है। अगर गाइनोसियम के अंदर एक ही पिस्टिल हो, सिंगल हो, तो मोनोकार्पलरी कहलाता है, और कई सारे हों तो मल्टी कार्पलरी कहलाता है। मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी दिखा देता हूँ, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा ये किस तरह कहना चाहता है। देखिए, अगर मान लीजिए बच्चों एक ही ओवरी हो, सिंगल ओवरी हो, स्टाइल हो, स्टिग्मा हो, ऐसे, ठीक है, लेकिन एक ही फ्लावर में अगर एक ही है और बाकी इसके अंदर बच्चों आप देखें तो भाई पोलन ग्रेन, एंथोस्टिग्मा वगैरह, उसका जो पेटल्स है या सेपल्स है, इस तरह से थैलामस है, ये चीज़ आप देख पाएँ। लेकिन कई बार बच्चों ये एक ना होकर ये पार्ट जो है वो 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, तो ये मतलब मल्टीपली हो सकते हैं। किसी एक ही फ्लावर में इनकी संख्या जो है बच्चों वो ज़्यादा हो सकती है, किसी एक ही के अंदर इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा हो सकती है, तो इनको हम लोग मल्टी कार्पलरी कहते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई जगह पे ये आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, ऐसे करके अगर हैं तो वो ऐसे, इस कंडीशन को बोलते हैं कि ये फ्यूज कंडीशन में है, ऐसे ये फ्यूज कंडीशन में है, यानी सारे एक ही बेस से अलग अलग जुड़े हुए हैं, ऐसे आप इसको देख पा रहे हैं, ऐसे। तो ये फ्यूज कंडीशन है, और बिल्कुल सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो ये कंडीशन अलग अलग होती है। इसको हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, व्हेन दीज आर मोर देन 1 पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर। अब मैं बात कर रहे थे, अगर वो फ्यूज टुगेदर एक साथ जुड़ी हुई हैं तो सिन कॉर्पस, और मे बी फ्री, अगर वो बिल्कुल फ्री हैं तो एपोकार्पस वर्ड यूज करते हैं। तो ये बच्चों अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट, हर एक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, और वो खास 3 पार्ट कौन कौन से हैं हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं बच्चों, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। हम इस पर पहले वो ड्रॉ कर चुके हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। किसी भी फ्लावर का एक स्वोलन पार्ट होता है, और ये स्वोलन पार्ट ऐसे थैलेमस से ऊपर भी हो सकता है, तो सुपीरियर ओवरीज को हम कहते हैं, और ये उसमें 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टिग्मा है, तो बच्चों ये स्टाइल है,
और ये ओवरी है। तीनों ही पार्ट जो हैं एसेंशियल पार्ट हैं और गाइनोसियम पार्ट हम इसे कहते हैं, इसको गाइनोसियम पार्ट बोलते हैं। अंदर की तरफ एक ओव्यूल होता है जिसके बारे में, उसके मैच्योरिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे भाषण में। तो अंदर एक ओव्यूल होता है, ठीक है, ये थैलेमस पार्ट है। तो ओवरी जो है वो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, वो ओवरी जो है ये सेंट्रल पार्ट, ये ओवरी जो है इस थैलेमस पार्ट से ऊपर हो सकती है। कई बार ये ओवरी आप देखें तो ये इनसाइड हो सकती है, इस थैलेमस के इनसाइड हो सकती है ऐसे, यानी वहाँ से कैलिक्स और फिर किसी कोरोला और फिर किसी एंड्रोशियम का जन्म होता है ऐसे। तो ये बेस पर है, यानी इनसे नीचे की तरफ है, तो इसको हम इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। इसको हम लोग सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। और पेरीगाइनस वर्ड भी कई बार यूज किया जाता है। उसमें क्या है कि जहाँ से ये +1 में पढ़ा भी होगा आपने, उसी बेस से जहाँ से इसकी रीजन या हुई है वहीं से एंथर, वहीं से पोलन, ये आपका स्टिग्मा, और वहीं से आपका ये पेटल्स और ये सेपल्स यानी कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट होंगे। अगर ये एक ही लेयर में है तो इसको पेरीगाइनस वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए पेरीगाइनस वर्ड यूज किया जाता है। तो 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और हम इसके बारे में बात भी कर लेते हैं। स्टिग्मा वो होता है बच्चों जहां पर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन जहां पर जाकर डिपॉजिट होगा उस जगह को यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जहां पर जाकर पोलन ग्रेन डिपॉजिट होता है उस पार्ट को, रिसेप्टिव पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा जो है बच्चों उसका डिजाइन मैंने उस दिन भी आपको बताने का प्रयास किया। ये स्टिग्मा जो है ऊपर जो ये प्रेजेंट है, ये इसका आकार जो है बच्चों वो फ्लैट टाइप का भी हो सकता है, लाइक दैट। इसका आकार बच्चों एक कप शेप्ड भी हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है। और बच्चों ये मतलब स्टिग्मा के डिपोजिशन का मेन रीजन होता है फ्लावर की या किसी स्पीसीज की एडेप्टेशन, वो किस तरह से उसने खुद को एडोप्ट किया हुआ है ये भी। तो इसको खासतौर पर हम कहेंगे रिसेप्टिव सरफेस। अब जो रिसेप्टिव वर्ड ये होता है कि जहां पोलन ग्रेन को रिसीव किया जाता है। उसके बाद स्टाइल इज इलोंगेटेड स्टैंडर्ड, जो इसके बिनीत यानी बिनी टाइप यानी बहुत नीचे की तरफ देखिए, निचला जो हिस्सा है सिलेंडर टाइप का लंबा, ये स्टिग्मा के बाद ये जो सिलेंडर टाइप का लंबा पार्ट है यहाँ से लेकर और लगभग यहाँ तक का ये सिलेंडर पार्ट जो है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। अब स्टाइल जो है इसका मेन फंक्शन होता है बच्चों कि यहाँ इसके थ्रू, इसके इनसाइड थ्रू आप देखें जब कोई पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो जाएगा तो जो पोलन ट्यूब बनेगी वो इस स्टाइल से होती हुई, पोलन ट्यूब यहाँ से ऐसे होती हुई खास तौर पर, और वो यहाँ ओव्यूल तक पहुँचती है। उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब बच्चों आगे बढ़िए। तो ये सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा के नीचे की तरफ पार्ट होता है और बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। अब बल्ज पार्ट का मतलब है जो आप देखें इसमें बाहर की तरफ, जो ये यहाँ आने के बाद बाहर की तरफ उभरा हुआ है ऐसे, ये स्वोलन पार्ट जो है इसको हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्लेसेंटा वर्ड भी आया है, लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, ओवेरियन कैविटी। तो ओवेरियन कैविटी के अंदर की तरफ देखें तो एक प्लेसेंटा होता है। अगर आप समझें बच्चों, देखो अगर मान लीजिए कि ये तो ओवरी है ऐसे, जो एक मटके के रूप में आप देख पा रहे हैं ऐसे, और इसके अंदर की तरफ आप वो कैविटी देख पा रहे हैं ऐसे, तो इसको हम कैविटी को लोक्यूल बोलते हैं। और इसके अंदर की तरफ अब ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल ऐसे एक सिलेंडर टाइप के स्टॉक टाइप से वो अंदर ओव्यूल इसके अंदर जुड़ा होता है। तो ये जो ओव्यूल है आप देख पा रहे हैं, ये ओव्यूल मान लो ये है जैसे, तो ये स्टॉक के जरिए जुड़ा होता है और इसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। लोक्यूल अंदर की तरफ ये जो थैली है इसको बोलते हैं, और उससे जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। ये प्लेसेंटेशन आपने पढ़ी भी है +1 में, जैसे बेसल टाइप है, ठीक है, या फिर उसमें वो आप टाइप देख पाते हैं कि वो किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है। जैसे मटर के अंदर आप देखते हैं, मटर में देखेंगे तो आप मटर में देखते हैं, मान लीजिए जैसे
इस तरह से मटर का पौधा मान लीजिए ऐसे, तो मटर में आप लोग देख पाते हैं ऐसे, तो उसमें यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे ऐसे होते हैं सारे सीड्स जो होते हैं, एक साइड में ऐसे होते हैं, ठीक है ऐसे। तो अलग अलग टाइप आप उसमें +1 में आपने पढ़ा भी होगा बच्चों। कोई मार्जिनल टाइप है, कोई बेसल टाइप है। अभी जैसे मार्जिनल टाइप नज़र आ रहा है आपको, मार्जिन बाहर की तरफ है ऐसे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो आपको +1 में पढ़ा गया जो प्लेसेंटेशन का टाइप ऑफ, मैंने अभी जैसे जनरली आपको बताया भी, बेसल टाइप है, मार्जिनल टाइप है ऐसे, तो वो आपको थोड़ा ध्यान होगा, डेफिनेशन भी ध्यान होगी उसके बारे में। तो +1 में इसका जिक्र किया गया था बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हैं, यानी क्लास +1 में इसके बारे में जिक्र किया गया था। अब आगे बढ़े बच्चों, तो थोड़ा सा इन डायग्राम को देखने का प्रयास करिए। ऊपर की तरफ ये जो इन्होंने लिया हुआ है, ये गुड़हल से ही लिया हुआ है। तो नीचे का सोलन पार्ट ओवरी है, उसका बेस जो है वो थैलामस है, फिर ये लंबी सिलेंडर ट्यूब है, इसको स्टाइल कहते हैं, और ऊपर की तरफ मौजूद ये स्टिग्मा पार्ट है, इसको रिसेप्टिव सरफेस जो ऊपर की तरफ आपको ये ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। अब ये ए टाइप का है। फिर किसी के अंदर ये आप देख पा रहे हैं कंडेंस फॉर्म में एक ही है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये हैबिस्कस रोजा साइनेसिस का चाइना रोज का लिया गया है। और फिर ऐसे फिर इसमें सिनकार्पस पिस्टिल यानी पेपावर के अंदर लिया गया है, और मिर्च वगैरह के अंदर पेपावर सोमनीफेरम सिंकार्पस बोलते हैं, वहाँ पर ये जुड़े हुए हैं आपस में, मल्टी कार्पलरी है। और ऐसे सी को ध्यान से देखें तो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस है, ये फ्री नज़र आ रहे हैं आपको कार्पल्स, वहाँ फ्यूज कंडीशन में है गायनोसियम मिचेलिया के अंदर। और ये आपके पास एक ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का, ओव्यूल के भी कई सारे टाइप होते हैं, एनाट्रोपस, एम्पीट्रोपस, लाइक दैट, ठीक है। तो ये भी टाइप हैं, आप रेफरेंस बुक में थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं, पिक देख सकते हैं। तो आपके पास ये जो एनाट्रोपस टाइप का है, इसका देखें कि ये अपसाइड डाउन नज़र आ रहा है आपको, माइक्रोपाइनिस का ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। एक होता है ऐसे डाउन में नीचे की तरफ, एक होता है साइड में तरफ ऐसे, तो एनाट्रोपस टाइप का है ये। एम्पीट्रोपस भी होता है ऐसे ही, ठीक है। और ये आप पार्ट्स में देख पाएंगे। अब आगे बढ़ें तो बच्चों, प्लेसेंटा अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया यानी वो थैली जो है वो रिलीज होती है, कॉमनली उसको हम ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजिया, जैसे वो हम माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पर आप मेगास्पोरेंजियम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में भी 1। तो गेहूं है, पैडी धान वगैरह है, मैंगो वगैरह में आप ओव्यूल का नंबर देखें तो वो एक ही होगा। लेकिन बाकी कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे पपाया है, वाटरमेलन, तरबूज वगैरह है, और किड्स वगैरह फ्लावर में, तो ये मैनी कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ ओव्यूल का कार्पल्स का जिक्र भी किया गया है यहाँ पर।